दोस्तों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, यह एरिक एरिक्सन की थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट की दूसरी क्लास है। इससे पहले वाली क्लास में दोस्तों हम एरिक एरिक्सन द्वारा मानव जीवन का जिन 8 भागों में विभाजन करके अध्ययन किया है उनकी 4 अवस्थाओं का अध्ययन हम कर चुके हैं। इस दूसरी और अंतिम क्लास में हम अंतिम 4 अवस्थाओं का अध्ययन करेंगे और उनमें उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों के बारे में देखेंगे कि किन द्वंद्वों का सामना इन 4 अवस्थाओं में इंसान को करना होता है। दोस्तों, 5वीं अवस्था एडोलेसेंस की है। इस अवस्था में इंसान की आयु 12 या 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष के बीच होती है और इसका जो मुख्य द्वंद्व है वो आइडेंटिटी अचीवमेंट वर्सेस रोल कंफ्यूजन का होता है। इसके अंतर्गत इंसान की जो सबसे बुनियादी द्वंद्व है वो ये है कि हर इंसान अपने अस्तित्व को बनाना चाहता है और अपने अस्तित्व से संबंधित 5 सवाल उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कहाँ हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ। ये 5 सवाल ऐसे हैं जिनका अपने अस्तित्व के निर्माण में हर इंसान को सामना करना पड़ता है और अस्तित्व निर्माण में बॉडी लैंग्वेज अपने आप में एक महत्वपूर्ण तत्व होता है। दोस्तों, जो पहचान बनती है, जो अस्तित्व बनता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण अपना अस्तित्व बनाने की बात होती है और जो अस्तित्व बनाया जाता है उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व अपनी पर्सनैलिटी को बनाना भी होता है। लेकिन पर्सनैलिटी अपने आप में 2 तत्वों से मिलकर बनती है। एक तो वह बॉडी जो हमें कुदरत ने प्रदान की है और दूसरी जो हम बनना चाहते हैं। इसीलिए सामाजिक और शारीरिक दोनों तत्व बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं इस अवस्था में आकर, जब हम अपने अस्तित्व को बनाना चाहते हैं, अपनी पहचान को बनाना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों, इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है पीयर ग्रुप का महत्वपूर्ण हो जाना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस अवस्था में आकर मनुष्य में जो सेक्सुअल हार्मोन्स हैं वो एक्टिव होने लगते हैं, इसीलिए विपरीत लिंगों के प्रति आकर्षण बढ़ता है। लेकिन जिस भारतीय समाज में हम रहते हैं वहाँ परिवार में इस तरीके की बातों को करना एक आसान बात नहीं है, ना ही परिवार में इस बात की कोई इजाजत है कि सेक्स संबंधी बातें की जाएंगी। इसीलिए इस अवस्था में आकर अपना पीयर ग्रुप, दोस्त समूह जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इसी समूह में जाकर हम सेक्स संबंधी बातें खुलकर कर सकते हैं। इसीलिए इस अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है दोस्तों साथी समूह का या पीयर ग्रुप का बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाना। इसके अतिरिक्त इसी अवस्था में इंसान को अपने कैरियर संबंधी कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। इंसान 10th क्लास पास करता है और उसके बाद उसको साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स में से कोई एक लाइन चुननी पड़ती है। लेकिन दिक्कत ये होती है क्योंकि दोस्त भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सेक्स संबंधी बातें परिवार में करना अलाउड नहीं है, इसीलिए साथी समूह में होती हैं। इसीलिए अक्सर ये होता है कि दोस्त और साथी समूह जिस लाइन में जाते हैं हम खुद भी उसी लाइन में चले जाते हैं, क्योंकि हम अपने साथियों के साथ पीयर ग्रुप में ज़्यादा अपने आप को फ्लेक्सिबल पाते हैं। इसके अतिरिक्त इस अवस्था में दोस्तों इंसान कुछ निर्णय स्वतंत्र होकर लेना चाहता है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत जैसे समाज में हम कभी भी परिवार से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। इसीलिए हम एक यूटोपिया वर्ल्ड, एक काल्पनिक दुनिया का निर्माण करते हैं अपने जहन में, जिसमें हम अपनी इच्छाओं को पूरा होते हुए देखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त दोस्तों इसी अवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि इसमें कुछ लोगों की शादी भी हो जाती है। इसीलिए पारिवारिक जीवन को समझना भी इसमें अपने आप में एक चुनौती होती है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन का मानना है कि इनमें से अगर 3-4 बातें निर्धारित हो जाती हैं तो हम अपने आप को आइडेंटिटी अचीवमेंट की अवस्था में पाते हैं, परंतु अगर कुछ भी निश्चित नहीं है तो हम अपने आप को रोल कंफ्यूजन की स्थिति में पाएंगे। और दोस्तों, एरिक एरिक्सन का यह भी मानना था कि ये जो पहचान है, आइडेंटिटी है, कभी भी समाज के बिना नहीं बन सकती। समाज को लेकर किसी भी इंसान के सामने 3 विकल्प हो सकते हैं। पहला यह है कि हम सिर्फ समाज को मानते हैं, दूसरा यह है कि हम सिर्फ अपने आप को मानते हैं, तीसरा यह है कि हम समाज को भी मानते हैं और अपने आप को भी मानते हैं। एरिक्सन के हिसाब से जो तीसरा विकल्प है, जिसमें हम समाज को भी मानते हैं और अपने आप को भी मानते हैं, यह बेस्ट है, क्योंकि हम इसमें समाज और अपने आप को दोनों को सामंजस्यपूर्ण स्थिति में रखकर अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, अपनी आइडेंटिटी और पर्सनैलिटी का निर्माण करते हैं। दोस्तों, एरिक्सन का मानना था कि इनमें से अगर 4-5 बातें तय हैं तो हम अपने आप को आइडेंटिटी अचीवमेंट की स्थिति में पाएंगे, जबकि यदि कुछ भी निश्चित नहीं है तो हम अपने आप को रोल कंफ्यूजन की स्थिति में पाएंगे। दोस्तों, छठी अवस्था यंग एडल्टहुड की है।
इसके अंतर्गत इंसान की आयु 25 से लेकर 50 वर्ष की अवस्था होती है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है इंसान का काम करना और दूसरा उसकी शादी हो जाना। इसमें यदि काम में उसने जो लाइन अपने जिंदगी के लिए चुनी है, उसको वो सब कुछ अपनी जिंदगी काम से मिला है जिसकी उसने उम्मीद की थी, तो वह अपने आप को इंटीमेसी की स्थिति में पाएगा और अपने काम को हमेशा दिल लगाकर करेगा। जबकि यदि उसको अपने काम से वो कुछ नहीं मिला जिसकी उसने उम्मीद की थी, या मजबूर होकर उसने किसी दूसरी लाइन को चुन लिया था, तो वो अपने आप को हमेशा आइसोलेशन की स्थिति में पाएगा, क्योंकि वो काम में कभी भी दिल लगाकर उसको नहीं कर पाएगा और ऐसे में वो हमेशा यही सोचेगा कि छुट्टी हो जाए। काम के प्रति दिल लगाने वाली बात आइसोलेशन की स्थिति में कभी नहीं हो पाएगी। इसीलिए दोस्तों, यदि उसको काम में, नौकरी में वो सब कुछ मिलता है जो उसने उम्मीद की थी अपने काम से, तो वो अपने आप को इंटीमेसी की स्थिति में पाएगा। जबकि वो नहीं मिलता जिसकी उसने उम्मीद की थी, या मजबूर होकर उसने किसी दूसरी लाइन को चुन लिया था, तो वह अपने आप को आइसोलेशन में पाएगा। दोस्तों, इस यंग एडल्टहुड में एक और दूसरी बात जो होती है वो होती है इंसान का शादी होना। इस अवस्था में क्योंकि इंसान की शादी होती है और शादी को लेकर उसके अनुभव दो तरह के हो सकते हैं, या तो सकारात्मक या नकारात्मक। अगर सकारात्मक उसके अनुभव होते हैं तो वह बहुत खुश होकर अपनी ज़िंदगी बिताता है, अपने दोस्तों को अपने वैवाहिक ज़िंदगी के बारे में बताता है और अपने दोस्तों को भी शादी करने की राय देता है। यदि उसके शादी को लेकर अनुभव सकारात्मक रहते हैं, अच्छे रहते हैं, तो वो इंटीमेसी की स्थिति में होता है। जबकि यदि उसके अनुभव नकारात्मक होते हैं तो वह अपने आप को आइसोलेशन की स्थिति में पाता है। और अक्सर इंसान अपने दोस्तों को यही राय देता है कि वो शादी ना करें, शादी अनेक बंधन है, इसमें नहीं बनना चाहिए। इसके बाद दोस्तों, 7वीं अवस्था मिडिल ईयर्स की है और इसमें इंसान की आयु 50 वर्ष से लेकर 70 वर्ष की होती है। अक्सर हमारे वर्क प्लेस पर यह होता है कि इस अवस्था तक आते आते इंसान अपनी टॉप मोस्ट जो पोजीशन होती है वहां तक पहुंच जाता है। और जब इस तरीके की पोजीशन में वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर आ जाता है तो उसके सामने दो विकल्प हो सकते हैं। पहला तो यह है कि वो मानेगा कि अब क्या रखा है, अब तो मैं टॉप पर पहुंच गया, बहुत जल्दी मुझे रिटायर हो जाना है, इसीलिए जब तक मैं इस पोस्ट पर हूँ मजा लेना है इस पोस्ट का, अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी करनी है। इस तरीके की स्थिति में व्यक्ति अपने आप को स्टैग्नेशन की स्थिति में पाता है, क्योंकि उसने आगे और पीछे जाने के बारे में सोचना बंद कर दिया है। जबकि यदि वो टॉप मोस्ट पोजीशन पर पहुंचने के बाद यह सोचता है कि अपने जाने से पहले मैं इस डिपार्टमेंट में जो कमियां हैं उनको दूर कर दूंगा ताकि आने वाले ऑफिसर्स मुझे याद रखें, यदि इस तरीके की वो भावनाओं को अपने दिल में सजता है तो इसको जनरेटिविटी कहा जाता है। जनरेटिविटी मतलब कुछ नया उत्पादित करना। इसके अतिरिक्त ये होता है इसी अवस्था में कि लगभग सभी लोग रिटायर हो जाते हैं 60 वर्ष की अवस्था में। तो रिटायर होने के बाद व्यक्ति ये सोच सकता है कि अब उसकी जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं, अब तो उसको एक जगह घर पर बैठकर बोर होना है। अगर इस तरीके के विचार किसी इंसान के जहन में आते हैं तो वो अपने आप को स्टैग्नेशन की स्थिति में पाता है। लेकिन यदि वह सोचता है कि रिटायर हो गया तो क्या हुआ, वह अब भी लोगों को राय देगा, लोगों के साथ जुड़ा रहेगा, कम से कम समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देगा, वो अभी भी कुछ जनरेट कर सकता है। यदि इस तरीके के विचार उस व्यक्ति के मन में आते हैं तो वो अपने आप को जनरेटिविटी की स्थिति में पाता है। दोस्तों, एरिक एरिक्सन की थ्योरी में 8वीं और अंतिम अवस्था ओल्ड एज की है। इसमें इंसान की आयु 70 वर्ष से अधिक हो जाती है और अक्सर लोग अपनी सबकॉन्शियस या अनकॉन्शियस माइंड से अपनी जिंदगी को एनालाइज करते हैं। यदि जिंदगी में सब कुछ अच्छा हुआ, जैसे अच्छी नौकरी मिली, बच्चे अच्छे हुए, सबकी नौकरी लग गई, शादी भी अच्छी हुई, तो वह अपने आप को ईगो इंटीग्रिटी की स्थिति में पाता है कि उसकी जिंदगी सुकून में है। और लोग अक्सर ये कल्पना करते हैं कि अगर अब मैं मर जाऊं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे भगवान से कोई शिकायत नहीं है। जब इस तरीके की बात लोग करने लगते हैं तो वो ईगो इंटीग्रिटी की स्थिति होती है। लेकिन जब इसके विपरीत वो सोचते हैं और मानते हैं कि उनकी जिंदगी बेकार रही, ना तो वो अच्छा काम कर पाए, ना ही उनके बच्चे अच्छे निकले, और ना ही वो जिंदगी में कुछ ऐसा हासिल कर पाए जो यादगार रहे, तो वो अपने आप को डिस्पेयर की स्थिति में पाते हैं और अक्सर भगवान से दुआ मांगते हैं कि काश उनको उठा लिया जाए, वो मर जाएं। इस तरीके के विचार उनके मन में आते हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने रिटायरमेंट के बाद अपने आप को भगवान से कोई शिकायत नहीं रखता तो इसको ईगो इंटीग्रिटी कहा जाता है। जबकि जब व्यक्ति अपने पूरी जिंदगी को नकारात्मक रूप में एनालाइज करता है तो इसको डिस्पेयर की स्थिति कहा जाता है।
दोस्तों एरिक्सन साहब का ये मानना था कि ये जो पर्सनैलिटी है कभी भी हमेशा एक तरफ नहीं होती कि या तो हम पूरी तरह पॉजिटिव हो या पूरी तरह नेगेटिव हो, बल्कि ये एक रेखा की तरह है। हम अपने आप को कहीं बीच में भी पा सकते हैं कि कुछ चीजें तो सकारात्मक है और कुछ चीजें नकारात्मक है, यह संभव है। इसके अलावा उनका यह भी मानना था कि एक अवस्था का विकास दूसरे अवस्था के विकास को या एक चरण का अनुभव दूसरे चरण के अनुभव को प्रभावित करेगा, ऐसा होता है। इस प्रकार दोस्तों एरिक एरिक्सन ने 8 चरणों में बांटकर मानव जीवन को उनमें उठने वाले द्वंद्वों का वर्णन किया था। तो दोस्तों ये था एरिक एरिक्सन का थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।